गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020। 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूं एंड 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस पे हमने ढेर सारी बात की है एंड इससे प्रीवियस जो भी सेशंस मैंने लिए हैं उन सेशंस में आई थिंक 3-4 सेशन में मैंने अभी तक ले लिया है 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के। वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आप सोचेंगे कि लाइक ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस रिपीट आते हैं अपकमिंग एग्जाम में यूजीसी नेट के। एंड समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस वही होता है, फॉर्मेशन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन सेम रहता है। कभी कभी क्या होता है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे भी हमें आइडिया मिल जाता है अगर हम कॉन्सेप्चुअली एंड थॉरोली पढ़ें किसी चीज को, राइट। हम अगर स्टडी कर रहे हैं किसी भी पार्ट के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि आप जो भी पढ़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, राइट। सो आप जो भी सपोज आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको थ्योरी को समझना, उसके बेस को समझना जरूरी होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप इजीली सॉल्व कर पाए और अपने माइंड में रिटेन कर पाए। वेर एज जब पीवाईक्यूज यानी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उससे आपका जो मोटो होता है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपने जो थ्योरी की थी उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आपको देखना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है या फिर हो सकता है, वो भी देखना है। अगर आप इस तरह से एकदम थारोली स्टडी करेंगे, हर एक पार्ट को ध्यान से करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, किसी पार्ट को मिस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर होगी और आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। सो बातें तो होती रहेंगी, आगे चलते हैं। मैं आपको स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ जहां से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का। एज पर द एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 वेजेस डज नॉट इंक्लूड। पूछा है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वेजेस डज नॉट इंक्लूड में से ऐसा क्या है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो इंक्लूड नहीं होता है, बाकी के 3 होंगे। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है एनी कमीशन पेबल ऑन द प्रमोशन ऑफ द सेल्स। दूसरा है एनी ट्रेवलिंग अलाउंस। तीसरा है सच अलाउंसेस इंक्लूडिंग डियनेंस अलाउंसेस एंड एनी बोनस। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से वेज इंक्लूड नहीं होगा, राइट। बाकी के 3 इंक्लूड होंगे। सो वो 3 क्या हो सकते हैं? पहला देखेंगे एनी कमीशन पेबल ऑन द प्रमोशंस ऑफ द सेल। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत आएगा, इसके अंदर आएगा। कोई भी कमीशन जो कि पे किया जाएगा ऑन द प्रमोशन ऑफ सेल्स वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर ही आएगा। एनी ट्रेवलिंग अलाउंस ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत आएगा। थर्ड है सच अलाउंसेज इंक्लूडिंग डियरनेंस अलाउंसेज, जिसको डीए बोलते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत ही आएगा। बट ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी बोनस मतलब किसी भी तरह का बोनस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत नहीं आएगा। बोनस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्ट के अंदर नहीं आएगा। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्शबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी which one of the following is a motivation factor? According to Herzberg's motivation hygiene factor, हर्जबर्ग के मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर के हाइजीन मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन फैक्टर क्या है बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 1 जॉब सिक्योरिटी, दूसरा है वर्क इटसेल्फ, तीसरा है कंपनी पॉलिसी एंड चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशंस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्क्स इटसेल्फ।
वर्क इटसेल्फ क्या है, एक मोटिवेशन फैक्टर है, जो खुद से काम करते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्टानियसली काम करते हैं, वो अपनी अंतरात्मा से, अंतरिक्षा से काम करते हैं। तो जो खुद से काम करते हैं उनको क्या किस रूप से जाना जाता है, हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग, जो हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, उसमें से जो मोटिवेशन फैक्टर है, वर्क इटसेल्फ मोटिवेशन फैक्टर के अंदर आता है, किसके तहत, हर्ट्जबर्ग के मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के अकॉर्डिंग। बाकी के तीन जो जॉब सिक्योरिटी आपने देखा, पहला ये भी नहीं होगा, कंपनी पॉलिसी ये भी नहीं होगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस ये मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, इंटरपर्सनल रिलेशंस ये मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, वेयर एज वर्क इटसेल्फ इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सेशन का, with which of the factor is carrot and stick approach of motivation associated, पूछ रहा है which with which of the factors is carrot and stick approach of motivation associated, carrot and stick approach associate कौन से ऑप्शन से करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे पहला है मोटिवेशन, दूसरा इक्विटी इनइक्विटी, तीसरा है रिवॉर्ड पनिशमेंट एंड चौथा है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। सो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है। कैरेट एंड स्टिक मतलब कि आपने अगर अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, एंड अगर आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा परफॉर्म नहीं दिया, तो आपको स्टिक दिया जाएगा, मतलब आपको पनिश किया जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया जो कि नहीं करना चाहिए, या फिर सही परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बदले में आपकी पनिशमेंट होगी, राइट। सो कैरेट एंड स्टिक को बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये आपको समझना होगा कि कैरेट मतलब कि जब आप अच्छा करेंगे तो कैरेट मतलब कि गाजर दिया जाएगा, मतलब कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, स्टिक मतलब आपकी पिटाई होगी, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर आपने अच्छा नहीं किया तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है कैरेट एंड स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग, आपको बताना है इनमें से कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि रिलेट करते हैं पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड एंड चौथा है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। आपके सामने ऑप्शंस हैं, Which of the following principles is related to purpose of directing? So पहला है maximum individual contribution, ये नहीं होगा, दूसरा है principle of leadership, ये भी नहीं होगा। मतलब डायरेक्टिंग किसके अंदर आता है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप के अंदर आता है, नो। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या किसके अंदर आएगा, डायरेक्टिंग के अंदर, नो। मैनेजरियल कम्युनिकेशन ये भी नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड किसी को देना, डायरेक्ट करना किसी को, दिस इज द right answer for this question. Option number third would be the right answer. Unity of command is related to purpose of directing. Next question है, on which type of leadership has the recent emphasis been put? क्या बोल रहे हैं, on which type of leadership has the recent emphasis been put? पहला है informal leadership, दूसरा है transformal leadership, तीसरा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड चौथा है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसनॉर्मल लीडरशिप। राइट, सो क्वेश्चन पूछा था क्या, ऑन विच टाइप ऑफ लीडरशिप हैज द रिसेंट एम्फेसिस बीन पुट। सो वो उसका जो सही आंसर है वो है इनफॉर्मल लीडरशिप, ये भी नहीं होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये भी नहीं होगा, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होगा, ये भी नहीं है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसनॉर्मल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर स्ट्रैटेजिक business units created? Question है, in which form of organization structure are strategic business units created? पहला है small organization, दूसरा है organization with many projects, तीसरा है large organization एंड चौथा है highly diversified
ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्रिएटेड। सो किस स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्रिएट किए जाते हैं, वो है हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे डाइवर्सिटी होगी, विभिन्नता होगी, और एक लेवल जो होगा वो अच्छा लेवल का होगा, मतलब हाई लेवल की डाइवर्सिफिकेशन होगा, विभिन्नता होगी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्रिएट होता है, ना कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन विथ मेनी प्रोजेक्ट, इसमें भी नहीं हो सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, नो। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है, जो सही आप सटीक बात बोलेंगे, वो ये है कि हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्रिएट होते हैं। So here the right answer for this question is option number 4. Next question है, according to the two factors theory proposed by Herzberg, which factor is not a motivation factor? So Herzberg ने दो factors, मतलब दो factors of motivation निकाले थे, उनमें से कौन सा नहीं है, आपको पूछा है which factor is not a motivation factor, इनमें से कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, राइट। सो हर्जबर्ग का क्या है, दो फैक्टर थ्योरी है, यू नो, जो कि मोटिवेशन नहीं है। सो अचीवमेंट, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है ग्रोथ, एंड चौथा है रिकॉग्निशन। सो कौन सा मोटिवेशन, विच फैक्टर इज नॉट ए मोटिवेशन, आपको बताना कि कौन सा फैक्टर जो है, उनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। सो अचीवमेंट एक मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेशन आपका होता है तभी आप अचीव करते हैं। ग्रोथ भी एक मोटिवेशन फैक्टर है, रिकॉग्निशन भी एक मोटिवेशन फैक्टर है, बट relationships is not a motivation factor, right? So here the right answer for this question is option number 2. Next question है, which one of the following is technique for improving group decision making? आपको बताना है which one of the following is technique for improving group decision making? पहला है क्यूबिंग थ्योरी, दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा है गेम थ्योरी, एंड चौथा है डिसीजन ट्री। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है कि जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है वो क्या है, क्यूबिंग थ्योरी है, गेम थ्योरी है, डिसीजन ट्री है, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में नंबर ऑफ आइडियाज क्रिएट करते हैं, राइट। सो आपको मौका दिया जाता है कि आप नंबर ऑफ आइडियाज के साथ आए, मतलब आप नए नए आइडियाज के साथ कम अप लेकर के आए नए आइडियाज। सो क्रिएटिंग नंबर ऑफ न्यू आइडियाज इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और जिसमें एक इम्प्रूव्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, राइट। सो दैट इज, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, the question's answer is option number 2, brainstorming. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ इज नॉट रिलेटेड टू वेज एंड बोनस। आपको बताना है इनमें से कौन सा लेबर लॉ है, नहीं है, जो कि क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ, इसमें से कौन सा लेबर लॉ है जो कि नॉट रिलेटेड टू वेज एंड बोनस, जो कि वेज एंड बोनस से रिलेटेड नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लेबर लॉ है जो कि वेज एंड बोनस से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 सेकेंड, एंड थर्ड है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एंड चौथा है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आप क्वेश्चन को अगर एलिमिनेट करेंगे तो आपको इजिली इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक बार क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखिए। आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को करेंगे, पहले एलिमिनेट करिए क्या नहीं हो सकता है, राइट, और क्या हो सकता है, आप एक बार देख के देखिए इसको, राइट। सो आई थिंक आप एक बार खुद से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बार खुद से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो मैं भी आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 2, the workmen's compensation act 1923 is not related to wage and bonus. So compensation act जो है, workmen's compensation act 1923, ये बोनस एंड वेज से रिलेटेड नहीं है, जबकि
मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 भी है, वेज एंड बोनस से रिलेटेड। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑब्वियसली है। एंड चौथा है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी है। सो क्या नहीं है वो ये ऑप्शन नंबर 2, द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 इज नॉट the not related to wage and bonuses. Next question है the systematic evaluation of individual with respect to their performance on the job and their potential for development is referred to as. क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ूंगी एक बार। द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल्स का सिस्टमैटिक इंडिविजुअल करना, मतलब एक इंडिविजुअल का सिस्टमैटिक इवेल्युएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का एक सिस्टमैटिक इवेल्युएशन करना ऑन द जॉब एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट इज रिफर्ड टू एज, उसको किस नाम से जाना जाता है? जॉब एनालिसिस, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा प्लेसमेंट, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पे जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विथ रिस्पेक्ट टू their performance on the job and their potential for development is referred to as, option number 4 would be the right answer for this question, performance appraisal. जॉब एनालिसिस भी नहीं होगा, रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा एंड प्लेसमेंट भी नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकिंग, वेरीफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑफ द एक्चुअल्स विद द प्लान्स, identification of deviation if any and correcting of identified deviation is a part of which function of human resource management? पहला है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग एंड चौथा है डायरेक्टिंग। सो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है, क्या ऑर्गेनाइजिंग होगा, या फिर प्लानिंग, या फिर डायरेक्टिंग, या फिर कंट्रोलिंग होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूंगी। चेकिंग, वेरीफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑफ द एक्चुअल्स विद द प्लान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन इफ एनी एंड करेक्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड डेविएशन इज अ पार्ट ऑफ, किस फंक्शन का पार्ट है? is a part of which function of human resource management? ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। डेविएशन इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वेज पीरियड? आपको बताना है इनमें से कौन सा परमिसिबल वेज पीरियड नहीं है। बाकी के 3 होंगे, एक नहीं है। 1 ईयर पहला, दूसरा 1 मंथ, तीसरा 1 वीक एंड चौथा अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्ते में एक बार। तो क्या प्रोविजन है वेजेस को पे करने का? क्या प्रोविजन है? आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी पेमेंट कर सकते हैं, फोर्टनाइट भी कर सकते हैं एंड 1 मंथ में भी कर सकते हैं। इनमें से क्या आप एलिमिनेट करिए, आपको इजिली मिल जाएगा। 1 ईयर का कोई प्रोविजन नहीं कि आपने किसी से कोई काम करवाया तो क्या वो पेमेंट 1 साल के बाद प्रोवाइड की जाती है, ऐसा कुछ होता है? नो, जब आप काम करते हैं तभी आपको पेमेंट होती है। वो पेमेंट विद इन द मंथ हो जाती है, लाइक या तो डेली बेसिस पे हो, या तो आर्ली बेसिस पे हो, या फिर डेली बेसिस पे, या फिर वीकली, या फिर मंथली बेसिस पे होती है। ईयरली बेसिस पे कोई ऐसी पेमेंट नहीं है कि जो आप 1 साल काम करते रहो आपको 1 साल बाद पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसा कि इसमें नॉट पूछा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 has a statutory provisions for the appointment of the safety officer in factories employing at least, आपको बताना है किसी भी, मतलब as per the Factories Act 1948 has a statutory provision for the appointment of the safety officer. So safety officer कितने मैक्सिमम लोग किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में होंगे कि वहां पर सेफ्टी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है? कितने लोग होने चाहिए मिनिमम? मैक्सिमम तो बहुत हो सकते हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए? 150 वर्कर्स होने चाहिए सेफ्टी ऑफिसर हायर करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। 1000 वर्कर्स होने चाहिए,
थर्ड है 3500 होने चाहिए या फिर 4100 वर्कर्स होने चाहिए टू अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1000 वर्कर्स। सेफ्टी ऑफिसर्स वहां पे हायर किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं जहां पर मिनिमम 1000 वर्कर्स होंगे। 1000 या 1000 ज्यादा लोग जहां पर एम्प्लॉयड है वहां पर सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। वेलफेयर ऑफिसर्स कितने पीपल पे किए जाते हैं किसी भी स्टैब्लिशमेंट में अंडर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? वेलफेयर ऑफिसर्स कब हायर किए जाते हैं, कितना होना चाहिए, कितने इंप्लॉयज होने चाहिए? तो वेलफेयर ऑफिसर्स 500 या 500 से ज्यादा लोग जहाँ पे वर्किंग होते हैं वहां पर वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वेयर एज सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर्स 1000 वर्कर्स पे अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी मैं क्वेश्चंस कराई हूँ आज, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने उसको समझा होगा। आपको अगर सारे सेशंस अच्छे लगते हैं, जो मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, जो क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, अगर आपको पसंद आते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहें एंड उसको प्रमोट करते रहें। प्रमोट इन द सेंस कि आप उनके बीच में सर्कुलेट कर सकते हैं जिनके लिए आपको लगता होगा कि ये कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। देन इन दैट केस यू कैन रेफर देम माय क्लासेस एंड माय videos. All right, so thank you so much for watching me. Thank you very much.